सामान्य हिंदी के कालांश में सबसे पहले आपको हम समास के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे। समास के सभी प्रकार के बारे में इसकी व्याख्या मिलेगी। समास जब समाप्त हो जाएगा तो फिर उसके क्रमबद्ध तरीके से प्रश्नों को पूछा जाएगा, बताया जाएगा। समास के समापन होने के पश्चात आज ही के क्लास में हिंदी का दूसरा खंड जो होगा वर्ण की उत्पत्ति तथा इसके उच्चारित वर्ग पर आपको पूरा का पूरा ध्यान आकृष्ट कराया जाएगा। तो फिलहाल अभी आपका पूरा ध्यान समास की तरफ होगा। सभी फैन बंद कर दीजिए। आपका पूरा ध्यान समास की तरफ होगा। कल जिस तरह से आपने मुझे ये कहा कि संज्ञा यानी कि नाम जिस तरीके से जिस अंदाज में आपने सुना, आपने पढ़ा, उसके बाद किसी भी प्रकार से अगर प्रश्न पूछा जाए तो आप उसका बखूबी जवाब देने के लिए तैयार थे। ठीक उसी प्रकार से समास हिंदी व्याकरण खंड की एक ऐसी विधा है जिसमें प्रश्न में नयापन तो नहीं होता, लेकिन हाँ, हर एक एग्जाम में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो हमारी प्रयास ये होगी कि हम आपको न्यूनतम 15 मिनट में समास ऐसा सिखाएं कि यह आपके एग्जाम तक जहन में अवश्य बना रहे। हमारे सिखाने में ऑब्जेक्टिव नेचर नजर आएगा। मैं पुनः कहूं कि आप जिस परीक्षा के लिए आए हैं उसी पर्पस से हिंदी दिया जाएगा। मैं फिर से कहूं कि मेरा पीसीएस ऑप्शनल हिंदी ही है, तो मुझे हिंदी डिस्क्रिप्टिव पता है। पीजी भी हिंदी ही है, ग्रेजुएशन में हिंदी ही है, और मेरे ज़माने में जब इंटर था तो उसमें भी 100 मार्क्स का हिंदी ही है। तो हिंदी की डिस्क्रिप्टिव विधा को कैसे बताया जाता है मुझे मालूम है, लेकिन हम आपको ऑब्जेक्टिव रूप में लेके आ रहे हैं क्योंकि आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव नेचर के हैं। मेरी बातें किताब और व्याकरण खंडों से थोड़ा सा अलग भी हो सकती हैं, लेकिन आप उसे सहजता से स्वीकार करेंगे। यदि हमसे कोई कहता है कि समास किसे कहते हैं, समास क्या है, तो हमारा भी पूर्वकालिक अनुभव यानी कि बचपन में हमारे टीचर्स ने हमें जो सिखाया था वो बातें जहन में आ ही जाती हैं। वो बातें ऐसी हैं कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले एक नए पद को सामासिक पद कहते हैं और ये पूरी प्रक्रिया समास कहलाती है। यानी समास क्या है? तो एक प्रोसेस का नाम है, एक प्रक्रिया है। बचपन में शिक्षक जो मिले हमें वो यही बताए, समास दो या दो से अधिक पदों के मेल से जो बनता है शब्द, उसको दो या दो से अधिक मेल से, दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले नए पद को समासिक पद कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया
समास कहलाती है। यही हम लोगों ने बचपन में पढ़ा या बचपन में जाना या सीखा था कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले नए पद को समासिक पद कहते हैं और ये पूरी प्रक्रिया समास कहलाती है। हालांकि कभी कभी मुझे ये भी लगता है कि डायरेक्ट लोगों ने समासिक पद को ही समास कह दिया था कि दो या दो से अधिक पदों के मेल से बनने वाले नए पद को समास कहते हैं। हालांकि समास कोई पद ही नहीं है, उस पद का नाम होता है सामासिक पद। लेकिन गुरुजी की ये परिभाषा आखिर परिभाषा तक ही सीमित रह गई, व्यवहार में क्यों नहीं हो पाई? यानी कि परिभाषा तो मानस पटल याद कर लिया, लेकिन जीवन में इसका प्रयोग कैसे करें, प्रश्न आए तो उसका जवाब कैसे दें, ये हम लोग न समझ सके। तो हम हमेशा व्यवहारिक होते हैं, प्रैक्टिकल हमेशा कराते हैं किसी चीज के लिए। और याद करना तो जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। जीवन में किसी शब्द को भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याद करेंगे तो भूलेंगे और भूलने से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, याद मत करिए, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाइए, समझिए। मैं ये कहता हूं बात, लोग हंसते हैं। हमने कहा कि आप अपने मौसा का नाम रटे हैं क्या? ए संतोष मौसा, संतोष मौसा, संतोष मौसा, संतोष मौसा 20 बार रटे? नहीं। सोहन चाचा, सोहन चाचा, सोहन चाचा, ऐसे हुआ? नहीं हुआ। अपने पिताजी का नाम राम बाबू पापा, राम बाबू पापा, राम बाबू पापा, रटे? नहीं रटे। हम उनके साथ रहते हैं, हमारी जिंदगी में वो शामिल हैं, वो हमें याद है। लेकिन रटते हैं किसको? जब कहीं चले जाते हैं किसी फंक्शन में और फिर वहां पर आपसे कोई कॉजुअली आकस्मिक मुलाकात हो जाती है, या कोई बताता है कि अरे मिलिए ना, ये जो फला व्यक्ति हैं, हमारे दूर के रिश्तेदार हैं ये, ठीक। 20 दिन के बाद उनका नाम आप सोचते हैं कि आदमी वो कौन था, या तो नहीं आ रहा है, वो का 100 से नामुआ बोला था का ना रो से लगता है। आपने याद करने की वहां पर कोशिश की, क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आपके जीवन का सदस्य नहीं था, आप उसके साथ इंटरेक्ट नहीं थे, मिले जुले नहीं थे, इसलिए आपको याद करना पड़ा। लेकिन जिसके साथ आप जीवन में रहते हैं उसको याद करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए किसी चीज को एक्सप्लेन के जरिए, एक्सप्लेनेशन के जरिए समझें, जीवन का हिस्सा बनाएं। ये बहुत बढ़िया से याद था आपको भी, लेकिन इसके माध्यम से हम सवाल नहीं बना पाते हैं। कारण है कि पहले पद नहीं मालूम है। पद क्या है? एगो होता है पद, एगो होता है पद्य, दोनों में अंतर है। इतना जटिल हो जाएगा फिर कि पद्य क्या है कि पद क्या है। तो ऐसे ऐसे इन लोगों ने शब्द बना दिए ना परिभाषा में कि आम जनता से दूर होते चले गए ये सब। तो हमारी कोशिश है सरल तरीके से बोलना आप में कि समास क्या है। तो हम आपसे कहेंगे कि समास को लेकर के ये परिभाषा को आप दिमाग से हटा दीजिए, बस सोचिएगा कि दो या दो से अधिक पद का मतलब अपने दिमाग में यहां पर शब्द रखिएगा, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द। यहां पर एक शब्द हो गया, यहां पर एक शब्द हो गया। तो अगर हम कहेंगे कि यहां पर एक शब्द है प्रति और यहां पर एक शब्द है एक, ये भी एक शब्द है, ये भी एक शब्द है। अब शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है वो कल के क्लास में पता चलेगा, क्योंकि जब 0 से पढ़ाएंगे तो उसमें पहला लेसन यही पढ़ने को मिलेगा कि वर्णों के संयोग से अगर सार्थक अर्थ निकलता हो तो उसे शब्द कहते हैं। तो बाद में पता चलेगा, अभी सुनते रहिए कि दो या दो से अधिक शब्द, दो या दो से अधिक शब्द के मेल से बनने वाले नए शब्द को ही समासिक शब्द कहते हैं, या इसी को डायरेक्ट हम रिप्लेस कर रहे हैं, बनने वाले नए शब्द को ही समास कहते हैं।
यानी कि समास का मतलब क्या हुआ? तो समास का मतलब हुआ नया शब्द। समास का सीधा सीधा अर्थ निकालेंगे आप तो मालूम चलेगा इसका अर्थ हुआ नया शब्द। जी हाँ, नया शब्द। यानी कि दो शब्द मिल करके, दो या दो से अधिक शब्द मिल करके, मिलने के लिए घटाव का चिन्ह देते हैं ना, नहीं प्लस का। तो अच्छा, ठीक ठीक, हिंदी में प्लस मत कहिएगा, धन कहा जाता है। तो प्रतिधन एक, आपने एक शब्द लिखा है प्रति और आपने दूसरा शब्द लिखा है एक, दोनों को जोड़ा आपने धन के जरिए, तो प्रतिधन एक। और उसके बाद आपने जो नया शब्द मिला वो नया शब्द है प्रत्येक। तो देखिए समास क्या है? जब दो या दो से अधिक शब्द, जब दो शब्द या दो से अधिक शब्द, जब संस्कृत पढ़िएगा तो संस्कृत में व्याकरण को बताया जाएगा। एक लंबे लंबे वाक्य आते हैं जैसे कि ललित लवंग लता परिशीलम को मलमलय शरीरे, ये एक लाइन का वाक्य है, इतने शब्द हैं। तो जब संस्कृत पढ़िएगा तो उसमें लंबे लंबे शब्द होते हैं तो कई बार तोड़ने पड़ते हैं। हिंदी में उतने बड़े शब्द नहीं मिलते हैं तो एक बार तोड़ने पर भी काम चल जाता है। कुछ ज्यादा बड़े मिलते हैं तो दो बार तोड़ना पड़ता है। तो यहां पर दो शब्द हैं और दो शब्द मिल करके एक नया शब्द बन गया तो यही कहलाएगा क्या? समास। यानी कि दो शब्द अगर मिल करके एक नया शब्द मिल जाए तो उसी को कहते हैं समास। जी हाँ, दो शब्द अलग अलग है बाबू और मिल करके क्या हो जाए? एक हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? समास। यदि आप कौतूहल में पढ़ना चाहेंगे तो कौतूहल में एक बड़ा सुंदर सा संवाद है, मस्ती हंसी गीत गायन, क्योंकि हिंदी जो है वो लय की चीज है। उसमें हम ऐसे कहेंगे कि एक हिंदी फिल्म का एक गीत नजर आता है, उसमें दो लोग मिल करके एक होने की बात, यानी कि जब आप किसी को प्रपोज करते हो, प्रेम का इजहार करते हो, उसमें आता है कैसे कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते। किसी फिल्म का, ये हिंदी फिल्म का गीत है, मुझे नहीं मालूम कौन सा फिल्म है। तो दर्द, ये समास के बारे में कह रहा हूं, तो समास पढ़ा रहा है नायिका को, कहता है कि दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम दोनों मिल करके क्या हो जाते? हम हो जाते। मैं धन तुम बराबर हम, यानी कि तुम अलग घर के, मैं अलग घर के, और मिल करके क्या हो जाते? हम। वो समास पढ़ा रहा है। एक फिल्म का नाम याद तो नहीं है, गीत याद है उसका, एक थोड़ा सा बोल, वो बोलता है कि आज से तेरी गलियां मेरी हो गई, आज से तेरा घर मेरा हो गया, तेरे पिन कोड का नंबर आज से मेरा हो गया। ये कब हुआ? तोर पिन कोड तोरा आधार पे बा, हमार पिन कोड हमारा आधार पे बा। एक और मतलब वहां पे समास हो गया। समास हुआ तभी ना कि उसके आधार कार्ड, मतलब मेरे, उसके आधार कार्ड पर मेरे घर का पता हो जाए। काश कुछ ऐसा हो जाए। नहीं, अगर कुछ ऐसा हो जाए इसका मतलब कि दोनों मिल जाएंगे तभी तो, कि मेरा पता उसके भी आधार कार्ड पे आ जाए। ये भी तो एक प्रकार से प्रेम का इजहार है। किसी से जाके मत कहिए कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, ये आपको, उसको ये पहला बार सुनने में आया होगा, कोई लोग उसको बोला होगा। वो नयापन खोजता है, नायिका नयापन खोजती है। नायिका हमेशा नयापन किसी चीज में खोजती है कि नया तरीके से कौन बोलता है, नया तरीके से, मतलब ये सब क्रिएटिव चीज है। आप तुरंत बोले, तुरंत जाकर अलग तरीके से उनको रिएक्ट करें। हम चाहते हैं कि हमारी शादी हो तो मैं क्या करूं? नहीं, हम चाहते हैं कि हमारी शादी हो और मेरा बच्चा जो है वो आपको माँ कहे। वो नयापन है ना। एक कुल मिला जुला कर तो अपने प्रेम का इजहार ही किया, कुल मिला जुला कर आपने प्रेम का इजहार किया। तो प्रेम का जो इजहार किया है आपने मिला जुला के, उसमें आपने यही देखा कि आपका समास हो रहा है। समास होने का मतलब है कि मिल करके क्या हो रहा है? एक। इस वाक्य में आपने क्या देखा? ये अलग है, वो अलग है, नायक अलग है, नायिका अलग है, और बोलता है कि मिल करके एक हो जाए। मतलब बच्चे जो हो मेरे, बच्चे अकेले तो होंगे नहीं, हम एक उसकी जीव नहीं है सर भाई, वो अभी पढ़ा रहे, चल रहा है उसमें जनरल में। हाँ, अब दावे के साथ क्या हो, किसी को भी श्वसन पढ़ा सकते हो। तो तरीके से श्वसन क्या चीज है सर?
तो वही है कि हम एक कोशिकीय जीव नहीं है कि हम अपने से अपना प्रजनन कर ले, सहायक है। तो बच्चा होना मतलब एक हो गया, तभी ना होता है कि एक शांति। इसमें एक और है कि देखिए कैसे समास हो रहा है, बहुत अच्छी बोल है, सुनिएगा, बहुत हिंदी साहित्य सुनते रहिए। दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, क्या बुलाया जा रहा है उसको? हमारे घर बाहर एक बाहर बुला रहा है। तू गोबर पथवाओ या क्यों कराओ यार, ये तुम्हारी इश्यू है, तुम उसको रिएक्ट ना करो। सुनना, समाज से मिल करके क्या हो जाएगा? दिन संवर जाएंगे तुम मिलो तो सही, जख्म भर जाएंगे तुम मिलो तो सही, रास्ते में खड़े दो अधूरे सपन, एक घर जाएंगे तुम मिलो तो सही। पूरा समास पढ़ा दिया इसमें। ये अलग है, ये अलग है, मिल करके एक ही घर जाएं, मतलब मिल करके एक के परिवार हो गया। तो समास क्या है? जब दो अलग अलग शब्द मिल करके क्या हो जाए? एक हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? लेकिन एक होने की प्रक्रिया अलग अलग है। तार मन करी तो लव मैरिज करो, अरेंज मैरिज करो, काजी के बुलाओ, प्रेयर्स में जाकर के, गिरजा घर में जाके करो, गुरुद्वारा में करो, कोर्ट मैरिज करो, कुल मिला के 6 तरीके से तू एक दूसरा से समीप में, यानी कि कुल मिला के समाज के कितने भेद हैं, कितने प्रकार हैं? समाज के कितने प्रकार हैं? हमने हमेशा बोला व्यवहारिक जीवन देते हैं, 6 प्रकार होते हैं। मतलब मोहब्बत होगा, एक होंगे मिल करके, वो 6 प्रकार से होंगे। तो 6 प्रकार से होंगे भाई, तो 6 प्रकार से कौन कौन होंगे? तो सबसे पहले जो है वो कह सकते हैं कि अरेंज मैरिज पढ़ते हैं। पहला का नाम है अव्ययी भाव समास। अब रही बात कि अव्ययी भाव का मतलब हम स्पष्ट करते हैं, सुनिएगा। अव्ययी भाव अगर संस्कृत में पढ़ने जाइएगा तो इसको कहा जाता है कि वैसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो। आप लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, आप हंसिए, सुन रहे हैं तो खुश हो जाइए, बट ऐसा नहीं कि इस खुशी में फ्लो में बह जाए। आप हंसिए, बोलिए, अच्छी चीज है, नॉर्मल रहिए, बट अपने मित्रों से नहीं रिएक्ट करिए, आपका वो कर्तव्य है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव का मतलब ऐसा समास जिसका पहला पद अव्यय हो। अव्ययी भाव समास यानी पहला पद जो है वो अव्यय है। अब यहाँ पे फिर टेंशन, अब अव्यय के बारे में नहीं पता है, अव्यय कहते किसको हैं? तो अव्यय का मतलब होता है वैसा नाम जो किसी भी काल में ना बदले। अव्यय का मतलब होता है वैसा नाम जो किसी लिंग में ना बदले, और अव्यय का मतलब होता है जो किसी वचन में ना बदले, जो बदलबे ना करे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा शब्द जो न तो किसी लिंग में बदले, ऐसा शब्द जो न तो किसी वचन में बदले, ऐसा शब्द न तो किसी काल में बदले। भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल में एक के जैसन बोला है। बहुवचन में वैसे ही, एक वचन में वैसे ही। अगर हम कहें स्त्री के लिए भी वैसे ही, पुरुष के लिए भी वैसे ही।
इसका मतलब क्या हुआ कि एकदम वो बेहाया बा। हाँ, गर्मियों में फेंक देता जाम जाता है, बरसातों में जाम जाता है, जाड़ों में जाम जाता है, मतलब कि ओकरा तनिको लाज शरम नहीं खे। यानी कि जो किसी लिंग में अपने आप को नहीं बदले। हम एक बोलते हैं शब्द एक शब्द बोलते हैं एक। लड़की आएगी तो उसके लिए क्या कहेंगे? एकी, एकू, एका। लड़का के लिए ना एक बना है, लड़की के लिए एकी, एकी। अरे सर, क्या वो लड़की के लिए एक शब्द बदल पाएगा अपना रूप? नहीं बदलेगा। भूतकाल में बोलना होगा तो एका, भविष्य काल में एक, ऐसे बोलाएगा? नहीं सर, सभी काल में एक ही रहेगा, सभी लिंग में एक ही रहेगा। तो एक नामक शब्द कैसा शब्द हुआ? अव्यय शब्द हुआ, अव्यय भाव नहीं। एक नामक शब्द कैसा शब्द हुआ? अव्यय हुआ। हम कहेंगे प्रति, इन शब्दों के नाम बोलते हैं। प्रति मतलब भी क्या होता है? एक। आप प्रति अपने लिए भी, प्रति व्यक्ति यहां पर आए, प्रति कैंडिडेट अपना नामांकन करें। सर, प्रति नामक शब्द चाहे वो महिला के लिए हो या पुरुष के लिए हो, सबके लिए लगाया जाएगा। तो प्रति के भी रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक शब्द आता है यथा। यथा का मतलब, जैसे एक शब्द सुनिएगा, यथाशक्ति। सुने होंगे कभी, या सुने होंगे यथासंभव, ऐसे शब्द आपने सुने होंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यथाशक्ति का मतलब थोड़ा मोड़ा तो अपने मन से निकाल ही लेंगे। यथाशक्ति यानी कि जितनी शक्ति हो सके या अपने शक्ति के अनुसार, यही ना? यथाशक्ति, यथा भक्ति, लोग ऐसे बोलते हैं। तो यथा का मतलब जितना हो सके। यथा भक्ति लगा देंगे तो अपने क्षमता के अनुसार आप अपनी भक्ति करें। यथा शक्ति लगा देंगे तो हम कहेंगे कि आप अपने शक्ति के अनुसार कोई कार्य करें। तो यथा नामक शब्द भी कभी चेंज नहीं होता है। चाहे स्त्री होगी तो भी वो अपनी शक्ति से करेगी, आप अपनी शक्ति से करें, किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं होगा। अगला शब्द अगर हम बोलते हैं एक प्रति यथा, इसी प्रकार से होगा। एक औ भी आ सकता है इसमें, औ व करके आएगा इसमें। हालांकि मोस्टली आपको यही सब दिखाई देंगे और बाकी जो होंगे वो हम लेके आ जाएंगे, बीच में एग्जाम्पल याद आएगा तो हम बता देंगे। यानी कि ऐसा शब्द अगर हमको किसी वाक्य के शुरुआत में दिख गया, वाक्य बोल रहे हैं, शब्द के शुरुआत में, क्योंकि समास का मतलब है कि दो गो शब्द मिलेगा, यानी कि पहला शब्द और उसके बाद फिर मिलेगा दूसरा शब्द, ये समास कहता है। और इसके बाद फिर मिलेगा हमको क्या? समास, यानी कि नया शब्द, यही ना जी? नया शब्द मिल जाएगा, ठीक, नया शब्द मिल जाएगा हमको यहाँ पे। समास मतलब नया शब्द। तो यदि हमको ऐसे मिल गया एक, तो एक बना किससे होगा जी? एक जोड़ नहीं, हमने कुछ समय पहले बोला, आप हिंदी पढ़ रहे हैं, एक धन एक बोलिए, हिंदी का रस है ना जी, एक धन एक। तो बताइए यहाँ पर दो गो शब्द मिलके ही ना ये बना है। तो इसमें पहला शब्द क्या है? एक। क्या एक अव्यय है, यानी कि ये कौन सा समास कहलाएगा? एक किस समास का उदाहरण है? अव्ययी भाव समास। किस समास का? अव्ययी भाव समास। अगर हम आपसे कहेंगे कि बबुआ, हम बोलते हैं क्या? हम बोलते हैं यथासंभव, यथासंभव, तो इसको तोड़ेंगे तो होगा कि पहला शब्द हो गया यथा, दूसरा शब्द हो गया क्या? संभव। हम आपसे पूछना चाहेंगे, क्या पहला शब्द अव्यय है?
अव्यय का मतलब क्या, कभी ये बदलेगा नहीं बदलेगा, तो इसको क्या कहे, अव्यय। तो इसलिए इसको कहा जाएगा कौन सा समास बाबू, अव्ययी भाव। तो ऐसा समास जिसका पहला शब्द कभी नहीं बदले, उस समास को कहा जाता है अव्ययी भाव। कभी नहीं बदले का मतलब किसी भी लिंग में वैसे ही रहेगा, किसी भी वचन में वैसे ही रहेगा। अब आते हैं हम दूसरे पे आने से पहले हम आपके मन के कौतूहल को शांत करते हैं। अरेंज मैरिज, मैंने बोल दिया कि अरेंज मैरिज से शादी आप करते हैं। तो अरेंज मैरिज से शादी करते हैं तो निश्चित होता है कौन जाता है देखने, बूढ़ा बाबा जाएंगे, घर के बूढ़े सदस्य जो कि चलने जाने में सामर्थ्य हो वो जाएंगे और जा करके देखेंगे का। तो वो लोग क्या देखता है हम आपको बताते हैं। बूढ़े लोग क्या देखते हैं और आप क्या देखते हैं, दोनों में अंतर है बिल्कुल। लड़का क्या देखेगा और बूढ़े लोग क्या देखेंगे, दोनों में अंतर है। लड़का देखता है कुछ अलग, देखिए क्या, जैसे कि बूढ़े लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले मालूम करेंगे कि भैया वह जिस परिवार से आ रही है उस परिवार में चोरी चमारी या जेल में जाने वाला कोनो है कि ना। लड़की के फुआ कैसन रही, हाँ, लड़की के मामा कैसन बने, ब्याह में पहले ममहर देखल जाला। रीजन की लड़की कैसन बिया, एकर गुण आइल हुई एकरा माई से, आ माइये जब एने ओने फानत हुई कूदत हुई तो कहीं ना कहीं गुण भी तो उन्हीं से आई। तो रीजन ये होला उन लोग के ममहर देखे के कि ममहर देखल जाओ, ठीक बा। गेट बंद कर दीजिए, उधर से कुछ महिलाएं भी जा रही हैं, अनाप शनाप गाली दे देंगी मुझे, कहेंगे कि देखो ये मास्टर है। वो समझ नहीं पाएंगी कि मैं उन्हीं की हित की बात कर रहा हूं, वो हित नहीं, मैं हित की बात कर रहा हूं, हर्षई हित, दीर्घई हित की नहीं बात कर रहा हूं। दोनों में बुनियादी अंतर है, थोड़ा सा हर्षई दीर्घई में खेल बदल जाएगा। तो मैं ये कहूं कि ममहर देखता है, लोग देखता है कि फुआ कैसन रही है, मामा कैसन रही है, ये देखा जाता है। दूसरा क्या देखेगा कि लड़की जो है वह भोजन वोजन पकाने में, काम उम करने में सामर्थ्य है कि नहीं। तो ये देखता है कि सामर्थ्य नहीं होगी तो हर कहीं ना कहीं सप्ताह में 3 दिन पर कहेगी कि मेगा डिस्काउंट है, 50% ऑर्डर करी ना फूड पे, 50% हाँ फिर मतलब कि ऑफ बा। तो कौन डिलीवरी वाला हो, जोमेटो और कौन होला, स्विगी, हाँ, तो मंगावत रहिए ऑर्डर पे। तो लोग देखता है कि खाना बनाने और हार्ड काम करने में सशक्त है कि नहीं, ये वो लोग देखता है। और तीसरा देखता है कि लड़की हाथ पैर उंगलियां ये सब ठीक ठाक है कि दिव्यांग है, यही देखता है। 3 भौतिक बातें होती है, यही बातें कहेगा और कुछ नहीं कहता है। और आप लोगों को मैं बताऊं, आप जब जाते हो तो इन तीनों को छोड़कर केवल देखते हो। आप ये तीनों नहीं देखते। हमारा लड़की के मामा से क्या मतलब है, ओकर फुआ से क्या मतलब है, भाई ये लोग तो पुराना जमाना के हने लोग। ए बाबू डीएनए मिलावत तो तारा से ज्यादा कहीं ना कहीं बायोलॉजी उनका तगड़ा बा। दूसरी बात ये आ जाती है कि आप जब जाते हो अरेंज मैरिज करने तो आप अलग अलग सोच, लोग कहता ना कि हम विचार देखते हैं, कहीं तोरा विचार दुखेगा रे, विचार तो भाववाचक है जिसको देखा नहीं जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता है, वो तो केवल व्यवहार की चीजें हैं। तो ये बताओ, तू हमरा के देखे आइल बड़ा तो का करब, हम कहीं ना कहीं लेके काजर पोत लेब, कैसे कह लेब, राती खानी कहीं ना कहीं सरसों के तेल रख लेब, आए मतलब कि पूरा एकदम बंदर टाइप के बन जीब ना। तू जब हमरा के देखही आवत तो हम अपना आप के दिखाई बढ़िया से, जब बढ़िया से दिखाई तो तू हमारे विचार जान जीब।
आप वही सुनेंगे जो हम सुनाना चाहेंगे। और हम जानते नहीं कि तो हमरा के देखा ही पड़ता बढ़िया बढ़िया बोलब, नहीं जी हम तो सिगरेट देखे ही नहीं आज तक। हाँ, अब मालूम चले कहीं ना कहीं उधर लोग गया, तुरंत ही कहीं ना कहीं रूम में जाकर के भाई गोल्ड फ्लैग जला यार। वो कल पढ़े थे गोल्ड फ्लैग हम लोग, इसलिए याद आ गया मुझे। तो गार्जियन तीने को चीज देखता है, वो कबो नहीं बदलता है। कौनो गार्जियन जाएगा तो वह तीन को देखेगा। का देखेगा? प्रति देखेगा, एक देखेगा, यथा देखेगा, यानी जो चीज कभी नहीं बदलता है। और वो जानता है कि अगर लड़की के डीएनए में कहीं दोष है तो लड़की में भी दोष होगा। जानता है कि अगर लड़की फिजिकली कहीं ना कहीं हैंडीकैप्ट है, दिव्यांग है, तो नैसर्गिक है कि वो किसी कार्य को नहीं कर पाएगी। और हम किसी चीज को दोष नहीं दे रहे हैं, लेकिन आप लोग को एक चीज बताना चाहेंगे यहाँ पे। एक दिव्यांग बच्चे का एक सामान्य बच्चे से रिलेशन अच्छा नहीं होता है। दिव्यांग बच्चा अपने आप को शोषित समझता है, पीड़ित समझता है। और दूसरी बात है कि जिसको ईश्वर ने अच्छा नहीं बनाया, वो आपके विचारों को कैसे अच्छा अपनाएगा। वो हमेशा कहीं आप किसी दिव्यांग से कुछ बात करिए, तुरंत में चिढ़ जाता है, तुरंत में गुस्सा हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि वह नॉर्मल नहीं है ना। ईश्वर ने जिसको नॉर्मल नहीं बनाया, उसकी दिमागी स्थिति नॉर्मल कैसे होगी। इसलिए वो लोग देखता है कि लड़कियां दिव्यांग तो नहीं है। बाकी ये तीन चीजें शुरुआत में लगी रहेगी तो कैसा समास है? दूसरा समास द्वंद्व। कौन सा समास? द्वंद्व समास। आप भी कभी फंसे हैं कि नहीं? द्वंद्व। द्वंद्व का मतलब क्या होता है? आगे कुआं पीछे खाई, बोला माई कहां जाए। मतलब ये हो गया समस्या कि आपको बिल्ली वाला को म्यूजिक बजाता था लोग घर में कि म्याऊ 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 म्याऊ। एक तरफ है दूध मलाई, दूसरे तरफ है चूहिया भाई। किसको छोड़ूं किसको खाऊं? म्याऊ 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 म्याऊ। वो बिल्ली कंफ्यूजन में है। द्वंद्व का मतलब कि दोनों के तरफ उसका झुकाव 50-50% है, उसी को द्वंद्व कहते हैं। द्वंद्व का मतलब दोनों तरफ उसका पलड़ा 50-50% है, वही द्वंद्व है। अब शादी ब्याह हो गया के बाद तोहरों में यह लागी द्वंद्व। अभी तो जे बा माई, जे भी बात है पूरा समर्पण माई, ओकरा बाद जे फिर नया में आई, तारा जीवन भर संतुलन बैठावे में दिन बीत जाई। नैकी माई आपन माई, नैकी माई आपन माई। अभी ओने सुनी कि एने सुनी, ओने सुनी कि एने सुनी, एकदम पिसा के रही जीब। मतलब बीच में हड़े पड़ा तू हेने नैकी, नैकी माई प्लस आपन माई, आ बीच में ही योजक चिन्ह लागल बा तहरे। तू ही संतुलन बैठावत रही सही से, कभी उनकर सुनी कभी इनकर सुनी। नहीं सर, सुने के नहीं है, हम आपको द्वंद्व बता रहे। द्वंद्व का मतलब क्या है? दोनों के तरफ समान प्रकार का झुकाव। इसलिए ये द्वंद्व समास हर लड़का सही करता है, हर लड़की सही करती है, क्योंकि जिसका जो चश्मा नहीं पहनता है वो सही करता है जी। यानी कि जिसको दिखाई देता है वो सही करता है। और दिखाई क्या देगा? योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब, योजक चिन्ह का मतलब होता है हाइफन। इसलिए द्वंद्व समास की एकलौती पहचान है यूं छुट्टे जहां दो गो शब्द के बीच में हाइफन लगा। दोनों शब्द जुट नहीं पाता है, ये जो पहला शब्द है दूसरा शब्द जुट नहीं पाता है, दोनों को जोड़ा जाता है योजक चिन्ह के जरिए। हाइफन को हिंदी में योजक बोलते हैं। जैसे हम कहेंगे माता पिता, दो गो अलग अलग शब्द है माता पिता, चलिए इनको जोड़ करके एक शब्द बनाते हैं, समास बनाते हैं। तो समास बनाइएगा तो लिखा जाएगा माता हाइफन पिता। तो बताइए केकर आंख से नहीं दिख रहा है हाइफन? दिख रहा है। तो जहां हाइफन लगा हुआ आ गया कौन? समास। अब देखिए आपने कह सकते हैं कि बोलते होंगे चाचा चाची, कॉपी किताब, मामा मामी, लोटा डोरी, दाल भात, दाल भात, दिया बाती। देखिए आप जब बोलते होंगे दिया
हाइफन क्या होगा? बाती। बीच में लगाते हैं हाइफन तो कौन समास हो गया? द्वंद्व समास। कितना आसान से समझ गए। चलिए 3 नंबर समास का नाम हम बताते हैं। हम नॉर्मल में बोल देते हैं नय समास। नय समास, नय समास एकदम आपके समझ में आ गया। नय का मतलब जिसका मीनिंग नेगेटिव हो। मीनिंग नेगेटिव का मतलब जिसका अर्थ नकारात्मक हो, उसी को कहते हैं नए समास। हम कहेंगे मान का मतलब क्या होता है? अच्छा चीज होता है ना। लेकिन अगर हम कहते हैं कि अधनमान बराबर क्या होगा? अपधनमान बराबर क्या होगा? अपमान। तो अपमान जब शब्द तू देखला हा तारा से पूछल जाई अपमान शब्द में कौन सा समास है, तो आप कहिएगा नए। काहे? अपमान का मतलब पॉजिटिव अर्थ, अपमान का मतलब अर्थ कैसा गया? नेगेटिव गया। तो नए समास का मतलब अगर आपका कोई शब्द नेगेटिव अर्थ देता है तो कैसा समास कहते हैं? नए समास। हम कहेंगे मनाही। मनाही का मतलब ढुकब ना, मनाही का मतलब ओनिए रहिए। जी हाँ, मनाही। मना तुरे के जरूरते नहीं खे बाबू, डायरेक्टे देख के आंसर बोला। मनाही कैसा अर्थ दे रहा है? पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव। तो कैसा समास है? नए समास। हमने बोला किताबों से हट करके मेरी चीजें होंगी जो बहुत इजी पड़ेंगी। अगर हम कहते हैं आपसे कि अव्ययी भाव, तो दिमाग में बैठ गया कि पहला शब्द क्या होगा? अव्यय होगा। एक आ जाए, प्रति आ जाए, अथा यथा आ जाए तो कौन समास? अव्ययी भाव। बीच में हाइफन आ जाए तो कौन समास? और यदि हम बोले कि नेगेटिव अर्थ आ जाए तो नए समास। और चौथा यहां पर लिखते हैं, जी हाँ, चौथा का नाम हम आपको दे देते हैं द्विगु समास। द्विगु, जी हाँ, द्विगु समास। तो द्विगु का मतलब क्या होता है? ऐसा समास जिसका पहला पद संख्यावाची हो, यानी प्रथम पद जो हो, पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। संख्यावाची का मतलब पहला शब्द संख्या बताता हो। जैसे सुनिएगा कैसे होगा वो संख्या, कैसे बताएगा सुनिएगा। तो हम कहेंगे त्रिकोण। त्रिकोण। आप सोचिएगा कि क्या त्रिकोण का मतलब क्या हुआ? त्रिकोण का मतलब 3 कोण वाला, उसी को ना त्रिकोण कहेंगे। 3 संख्या है कि नहीं है ना। हम कहेंगे इसको कैसे तोड़ करके समझें, तो त्रिधन कोण बराबर क्या हो गया? त्रिकोण। और त्रि का मतलब 3। हम कहेंगे षटकोण। षटकोण, षटकोण। तो यहां पर षट कोण, तो षट मतलब क्या हुआ? 6 हुआ। षष्ठ होता है, षटकोण उसको संस्कृत कहते हैं। तो यानी कि संख्या के बारे में पहला शब्द बताया, उसी को क्या कहते हैं? कौन समास? द्विगु समास। हम कहेंगे आपसे ऐसे बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, पंचभुज। पंच का मतलब पहला शब्द किसके बारे में? दिमाग लगाइए, पहला शब्द संख्या के बारे में बताया, तो कौन समास होगा? द्विगु समास। अच्छा, पहला शब्द एक, प्रति, यथा, यानी पहला शब्द अगर अव्यय हुआ तो क्या कहलाएगा? पहला शब्द अगर अव्यय हुआ तो अव्ययी भाव। बीच में हाइफन दिखा तो नेगेटिव अर्थ मिला तो, और यदि संख्या पहला शब्द बता दिया तो कौन सा समास? जी हाँ, हम बोलेंगे संस्कृत में आता है पंचविश। कौन सा समास होगा? पंच मतलब क्या हुआ? पहला शब्द संख्या बताया कि नहीं बताया, तो कौन सा समास होगा? द्विगु समास। अब यहां पर एक कंफ्यूजन है जिसको अभी हम नहीं बता रहे हैं, जैसे बहुब्रीही पढ़ा देंगे तब उस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। पहला पद संख्या हो वो कौन सा समास? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं पांचवा समास पे, और पांचवें समास का नाम है बहुब्रीही समास। ये बहुब्रीही समास क्या है? तो हम आपसे एक बात कहते हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा। बहुब्रीही समास जानने के लिए आपको क्या करना होगा?
शब्द को तोड़ना होगा, तोड़ना होगा, गुड, और अर्थ निकालना होगा, अर्थ निकालना होगा, अर्थ निकालना होगा। और यदि यह अर्थात का जवाब दे, किसका जवाब? अर्थात का जवाब दे दे तो यह बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। देखिए ज्यादा लंबा नहीं लिखे हैं जी। इसका मतलब मैंने बोला कि शब्द को तोड़ना होगा और तोड़ करके अर्थ निकालना होगा, और यदि वह अर्थ किसका जवाब दे? अर्थात का, फिक्स है, ये अर्थात का जवाब दे देता है तो यही कहलाता है क्या? बहुब्रीहि समास। हम इसको समझाते हैं, हम बोलते हैं आपको ऐसे, दशानन, दशानन, ये शब्द बोला गया कि कौन सा समास है, तो आपका पहला काम, आप इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। आप कैसे तोड़ेंगे? 10 धन आनन, ठीक, इसका अर्थ निकालेंगे। आनन का मतलब होता है सिर, और 10 संख्या है, यानी कि 10 हो सिर जिसका, अर्थात, अर्थात, क्या अर्थात का जवाब मिल रहा है? बड़ी गंभीरता से सुनिएगा, क्योंकि किताब ऐसे कभी नहीं कह सकता। क्या, फिर से तोड़ते हैं, दशानन, दशानन को तोड़े, 10 हो आनन जिसका, 10 हो आनन जिसका, यानी 10 हो सिर जिसका, अर्थात। पहला तो आपने तोड़ा, उसके बाद क्या निकाला? अर्थ निकाला। 10 हो सिर जिसका, ठीक, अर्थ निकाल लिया इसका, दशानन का अर्थ निकल गया। पहले तोड़े 10 धन आनन, फिर अर्थ निकाले, 10 हो आनन जिसका, अर्थात, अर्थात का जवाब क्या मिला? रावण। अर्थात का जवाब दे दिया, हाँ, अर्थात किसको कहा जाता है? दशानन, रावण को। तो अर्थात का जवाब मिल गया कि हाँ क्या है? रावण। तो इस समास को कौन सा समास कहेंगे? बहुब्रीहि। हम आपको ऐसे लेके चलते हैं, हम बोलते हैं चक्रपाणी, हम बोलते हैं आपको चक्रपाणी, चक्रपाणी, हम आपको ये बोलते हैं। चक्रपाणी का मतलब, जी हाँ, जो चक्र धारण किया हो, अर्थात कौन? विष्णु। अर्थात कौन? हम कृष्ण भी कह सकते थे, लेकिन कृष्ण इसलिए नहीं कहे क्योंकि कृष्ण विष्णु के ही अगले अवतार हैं, इसलिए हम विष्णु पे गए। तो चक्रपाणी का मतलब जो जिसके हाथों में क्या हो? चक्र हो। अर्थात कौन? क्या अर्थात का जवाब दिया कि नहीं? तो ये कौन समास? हम बोलते हैं पीतांबर, पीतांबर, तोड़िए, पीला हो, अंबर का मतलब वस्त्र होता है, पीला हो वस्त्र जिसका, अर्थात कौन? विष्णु। अर्थात कौन? विष्णु। जवाब दे दिया। आप देखिए, नीलकंठ, तोड़िए तोड़िए तोड़िए, नीला हो कंठ जिसका, अर्थात, ये अर्थात बोलना पड़ेगा आपको, अर्थात शिव, अर्थात महादेव। क्या अर्थात का जवाब दे दिया कि नहीं? दे दिया। अगला हम आपसे कहें कि अगर हम बोलते हैं चंद्रशेखर, चंद्र, चंद्र मतलब चांद, शेखर शिखर से बना हो, यानी जिसके शिखर पे क्या हो? चांद हो। अर्थात कौन? अर्थात किसके देखें फोटो पे? शिव, यानी शंकर। अगर हम बोलते हैं लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर का मतलब लंबा धन उदर, उदर का मतलब पेट, और लंबा मतलब बड़ा, यानी कि जिसका पेट लंबा हो उसको क्या कहते हैं? लंबोदर। अर्थात, अर्थात का जवाब मिल गया कि नहीं? मिल गया। तो कौन समास? हम बोलते हैं गजानन, 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 गज मतलब हाथी, आनन मतलब सिर, गजानन को तोड़े, गज धन आनन, तोड़ दिए। देखिए जो लिखे हैं वही हो रहा है। मैंने बोला कि सबसे पहले तोड़िए फिर अर्थ निकालिए, गज धन आनन, तोड़ दिए, अर्थ निकाले। क्या अर्थ निकाल रहे हैं?
जिसका सिर किसका हो? हाथी का, अर्थात कौन? गणेश। अगर हम आपसे आखिरी में बोलते हैं चतुर्भुज, चतुर्भुज यानी चतुर मतलब कितना? चार, संस्कृत से आता है चार, भुज मतलब बाह, यानी कि चार भुजा वाला, अर्थात कौन? विष्णु। लेकिन फिर कहेंगे सर चतुर्भुज को तो आप द्विगु में भी डाल सकते हैं, क्योंकि पहला शब्द क्या है? संख्या है। तो क्या सर ये कंफ्यूजन कैसे दूर होगा? मैंने इसके लिए केवल एक लाइन सोचा है बताने को कि बाबू कोई भी समास बहुब्रीहि हो सकता है यदि अर्थात का जवाब दे दे। अव्ययी भाव भी बहुब्रीहि बन सकता है यदि वह भी अर्थात का जवाब दे दे। द्वंद्व भी बन सकता है, नए भी बन सकता है, द्विगु भी बन सकता है, कोई भी समास बहुब्रीहि बन सकता है बशर्ते कि वह अर्थात का जवाब दे दे। तो चतुर्भुज द्विगु नहीं होगा, चतुर्भुज कौन सा होगा? और अगर पंचभुज लगा दिए तो चलिए चतुर्भुज हो गया, द्विगु हो गया, लेकिन पंचमुखी कह दिए होते बहुब्रीहि हो गया होता, क्योंकि पंचमुखी शब्द इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? जी हाँ, बजरंग बली के लिए, यानी हनुमान के लिए। तो अर्थात का तो जवाब मिल गया वहां पे, पंचमुखी अर्थात कौन? हनुमान। तो पंच होने के बावजूद भी ये कहां चला गया? बहुब्रीहि में। क्यों? क्योंकि इसने अर्थात का जवाब दे दिया। अब आता है इसका परम शत्रु है जिसका नाम है कर्मधारय। कर्मधारय, ये कर्मधारय क्या है? आप 1 मिनट लेंगे। आप शत्रु है तो कुछ ना कुछ तो दोनों के बीच समानता होगी, कुछ ना कुछ समानता होगी। इसमें भी शब्द को तोड़िए, कर्मधारय भी जानना है तो शब्द को तोड़िए और तोड़ करके क्या निकालिए? अर्थ। लेकिन कर्मधारय अर्थात का जवाब नहीं देगा। सबसे बड़ा अंतर यह है कि कर्मधारय अर्थात का जवाब नहीं देगा, यह भी टूटेगा, यह भी अर्थ देगा, लेकिन अर्थात का जवाब यानी उसके बदले में किसको कहा जाता है यह पता नहीं चलेगा। देखिए कितना बड़ा हम बात कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं क्या? मृग नयनी, मृग नयनी तोड़ते हैं, मृग धन नयनी। मृग मतलब जो कि विचरण करता है, हाँ हिरण या मृग जो भी है, और नयन मतलब नयन, यानी कि अर्थ निकलता है मृग के समान नयन वाली, अर्थात कौन? अर्थात कौन? मृग के समान नयन वाली अर्थात कौन? दीपिका पादुकोण? नहीं होगा। लाइनर लगा के अर्थात का जवाब मिला? नहीं मिला। मृगनयनी मतलब कौन? दशानन मतलब रावण, नीलकंठ मतलब शंकर, पंचमुखी मतलब हनुमान, लेकिन मृगनयनी मतलब कौन? टूटा, अर्थ दिया, लेकिन अर्थात का जवाब यानी कि उसको क्या कहा जाता है ये जवाब नहीं दिया, तो उसी को कहा जाता है कर्मधारय। और एक आखिरी है। अब कहेगा लड़का कि सर ये आखिरी कहां से आ गया, ये तो 7वां हो जाएगा। मैं उनको जवाब ऐसे देता हूं, जो ये कर्मधारय है यह तत्पुरुष का एक हिस्सा है, तो इसी का वो पार्ट है जिसको हम सबसे बाद में तत्पुरुष बता रहे हैं। तत्पुरुष समास, घबराइए नहीं, आखिरी तो 30 सेकंड में आप बताइएगा तत्पुरुष समास क्या है। ऐसा समास जिसको आप तोड़िए, आप तोड़ने के बाद, हम जितना बोलते हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, तोड़ने के बाद जानते हैं संस्कृत कहता है कि अंतिम पद प्रधानो तत्पुरुषो भवः,
यानी कि वैसा समास जिसके अंतिम पद के जुड़ने से उसमें नवाचार का बोध निकलता हो, उस समास को तत्पुरुष समास कहते हैं। गुरुजी पढ़ाते हैं, गुरुजी समझते हैं, लड़का लोग के पल्ले नहीं पड़ता है। वो बोलते हैं कि पॉकेट मार, एक शब्द है पॉकेट, एक शब्द है मार, लेकिन दोनों को एक साथ लगा दीजिएगा तो एक नया अर्थ मिल गया। ये किसी व्यक्ति के लिए हुआ पॉकेट मार। लेकिन अभी वो समझ में नहीं आया, भले जबरी तो आया ना जी, हाँ सर आया ना जी, हाँ नहीं आया, आया सर बढ़िया से आया सर, ये हो गया। लेकिन कितना आया है खुद का मन जानता है। तो कहने का मतलब ये है कि हमको कैसे जानना है व्यवहार में, कि ऐसे सीखे। 20 में 20 का टारगेट चल रहा है हिंदी, 20 में 19 नहीं चाहिए, क्योंकि हम आपको रोते हुए नहीं देख सकते हैं। रिजल्ट नहीं आएगा ये आपकी करनी के चलते हो सकता है, लेकिन मेरिट ना आएगा तो उसके लिए कहीं ना कहीं हम भी दोषी हो जाएंगे। कारण कि जब रिजल्ट आया तो उससे 2 नंबर और भी हो सकता था ज्यादा, और 2 नंबर कम हुआ, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने ध्यान से नहीं सुना, कोई एक लाइन मिस कर गई। और जितना पढ़ाएंगे सर उसी में से आएगा, इसकी पूरी 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 निश्चितता है। तो आप इस शब्द पे ध्यान दें। तोड़ने के बाद का, के, की, रा, रे, री, काके की रारे री, ना, ने, नी, अगर ये आता है तोड़ने पर, तोड़िए शब्द को, और तोड़ने पर आएगा काके की, रारे री, नाने नी, कोई एक शब्द आ जाएगा। अधिकांशतः काके की आता है, रारे री नाने नी नहीं आता है। जैसे हम तोड़ेंगे, एक शब्द बोलते हैं तत्पुरुष का, अभी क्या बोले, पॉकेट मार, पॉकेट मार बोले थे ना, पॉकेट मार, तोड़िए, अर्थ निकालिए तोड़ के, क्या कहेंगे? पॉकेट मार किसको कहते हैं? पॉकेट मार कहते हैं पॉकेट को मारने वाला। आ गया काके की, पॉकेट को मारने वाला। अगर हम बोलते हैं, अगर हम ऐसे बोलते हैं कन्यादान, बहुत भी एग्जाम्पल है तत्पुरुष का ये, कन्यादान, तोड़िए ना, कन्या का दान, आ गया काके की, आ गया काके की, कन्यादान अर्थात क्या, कन्या का दान, काके की आ गया। हम कहेंगे राजपुरुष, ये भी बहुत बहुत फेमस एग्जाम्पल है तत्पुरुष में, मतलब अक्सर एग्जाम में टच कर देता है राजपुरुष को। राजपुरुष का मतलब राजा का पुरुष, आ गया काके की, बीच में काके की। तो सर हम कहेंगे देश प्रेम, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। ये सारे कम से कम 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा आप समास पे, क्योंकि वहीं प्रीवियस की प्रैक्टिसिंग देनी है कि आप देखिएगा 150 में 150 ही सही करें, और लॉजिक के साथ सही करे कि पढ़ाईले बने तो ही हो ही। देश प्रेम को तोड़िए, देश के प्रति प्रेम, यह ना होगा जी देश प्रेम का मतलब, तो देश के काके की आया कि नहीं, तो देश प्रेम कैसा उदाहरण होगा, तत्पुरुष का। क्लियर है? अब आ जाइए, खत्म हो गया सब। अब एक एक शब्द और एक एक समास खत्म। हम यहां पर जगह है, हम पहला शब्द केवल बोलेंगे, अव्यय, कौन समास। दूसरा बोलते हैं हम शब्द हाइफन, कौन समास। क्लियर है? हम तीसरा बोलते हैं नेगेटिव अर्थ, क्लियर। चौथा बोलते हैं हम पहला पद संख्या, हम बोलते हैं पांचवा में अर्थात का जवाब दे, अर्थात का जवाब दे। छठा में बोलते हैं जवाब न दे, जवाब न दे। और सातवां में बोलते हैं का, के, की। बोलिए क्या होगा? यदि पहला शब्द अव्यय हो तो कौन समास, बीच में हाइफन लगा हो तो कौन समास, यदि नेगेटिव अर्थ देता है तो, यदि संख्या पहला बताए तो, जवाब अगर अर्थात का दे दे तो, अर्थात का जवाब नहीं दे तो, और यदि काके की, नाने, निरारी के पता चले तो कौन समास। कोई शक? अब फिर से आइए, इससे क्वेश्चन आते हैं। अब कैसे कैसे समास जब आप पढ़ने के लिए जाते हैं तो व्यवहार में सीखना है समास क्या है। जब दो अलग अलग शब्द, यानी कि दो या दो से अधिक शब्द मिल करके एक नया शब्द बन जाए तो उसे क्या कहते हैं,
समापन की ओर हम जा रहे हैं। जब दो शब्द मिल करके एक नया शब्द बन जाए तो उसे क्या कहते हैं? आपकी ऊर्जा दिखनी चाहिए। यही ऊर्जा लेकर के आप जाइएगा, अपने यादों में बसाइएगा इसी चीज को कि हमने समापन किया, पूरा आज क्लास खत्म हो जाएगा, सब भूल जाइएगा, ये लाइन नहीं भूल पाइएगा, क्योंकि आपके दिमाग में यही टिकेगा। आज आप घर जाइएगा तो यही दिमाग में फोटो लेके जाइएगा। मैं दावे के साथ कहता हूं, मनोविज्ञान पढ़ाता हूं, इसलिए मालूम है कि क्या चीजें अटेंगी और क्या हटेंगी। ये सब भूल जाएंगे। इतने वर्ड हो गए हैं ना कि आपका घालमेल हो जाएगा, ये घालमेल नहीं करेगा। तो जल्दी से बताइए कि जब दो नए शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? जब दो शब्द मिल करके एक नया शब्द बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? समास। अगर पहला शब्द अव्यय हो तो कौन समास है? अव्यय का मतलब कभी बदलेगा क्या? अव्यय क्या प्रति, एक और यथा हो सकता है? हम कहेंगे यथा भक्ति कैसा समास है? यथोचित कैसा समास है? हम कहेंगे प्रतिदिन कैसा समास है? हम कहेंगे एकाएक कैसा समास है? सब कैसा समास है? क्योंकि पहला पद क्या है? अव्यय है। अव्यय का मतलब वो कभी नहीं बदलेगा। तीनों आपको काल में, दोनों लिंग में और आपके वचन में हमेशा एक समान रहेगा, इसलिए उसको कौन समास? अगला हम बोलते हैं इसमें बाबू कि अगर बीच में आपको हाइफन लगा हुआ नजर आएगा तो कैसा समास? कैसा समास? हम कहेंगे माता हाइफन पिता, कैसा समास? बहुत बढ़िया। अगर आपका नेगेटिव अर्थ देता है, जी हां, अनुचित कैसा समास होगा? उचित का मतलब पॉजिटिव ना, और अनुचित का मतलब नेगेटिव, तो अनुचित कैसा समास? जी हां, अगर पहला पद संख्या को बताता है, पहला पद संख्या को बताता है, हम कहेंगे तिहरा। तिहरा का मतलब क्या? तीने न होगा। हम कहेंगे तिरंगा। बोलिए बोलिए, तिरंगा कौन सा समास होगा? द्विगु। क्यों? क्योंकि पहले शब्द में संख्या आया है। बहुत बढ़िया। इसके बाद यदि अर्थात का जवाब देता है तो कौन समास? और यदि अर्थात का जवाब ना देता है तो कर्मधारय समास। और यदि हम कहते हैं बाबू एक शब्द आ रहा है, हम कहते हैं बीणा पाणी, बीणा पाणी, अर्थात कौन? अर्थात कौन? कोई नहीं कि कोई है? कोई है? अरे बीणा पाणी कोई नहीं है। सोचिए, सरस्वती, अर्थात का जवाब दे दिया, यानी वो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। और यदि अर्थात का जवाब नहीं देता तो हम कहेंगे कमल नयन। कमल नयन यानी कमल के समान नयन वाला, अर्थात के मैं आपसे अब ये कहता हूं कि क्या अब तत्पुरुष का भी आप क्रियाक्रम कर देंगे? यदि काके की, रारे री और नाने नहीं आता है उसको क्या कहते हैं? यदि हम अगर कोई ऐसा एग्जाम्पल दें, हम कहेंगे माखन चोर, कैसा समास होगा? मतलब माखन को चुराने वाला, यही ना होगा। तो काके किरारे री नाने नहीं आता है, कैसा समास है? कैसा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। अच्छा, माखन चोर, हाँ बहुब्रीहि हो सकता है। नहीं, दोनों नहीं होगा। जो भी होगा केवल एक ही चीज में पढ़ा जाएगा। माखन चोर तो नॉर्मली कृष्ण के लिए आता है ना, तो इसको हम माखन चोर को डाल देते हैं आपके बहुब्रीहि में। कोई भी समास डायरेक्ट बहुब्रीहि बन जाएगा यदि अर्थात का जवाब वो दे दे। केवल इतना ही है। अगर हम कहेंगे आपसे कि केवल 30 सेकंड में मुझे समास समझाइए, तो क्या कहिएगा? 30 सेकंड में घड़ी का टाइमिंग शुरू हो जाए, देख लीजिए, तो कहेंगे सर दो शब्द मिलकर के एक नया शब्द देते हैं, उसी को समास कहते हैं। इसके 6 प्रकार होते हैं। और पहला का नाम है अव्ययी भाव, जिसका पहला पद अव्यय हो, जो कबो ना बदले, बीच में हाइफन हो, द्वंद्व होगा, नेगेटिव अर्थ नहीं होगा, पहला संख्या द्विगु होगा, अर्थात का जवाब दे बहुब्रीहि होगा, ना जवाब दे कर्मधारय होगा, और काके किरारे नारे नहीं क्या होगा? तत्पुरुष होगा। इसी के साथ हिंदी की आज की पाठशाला यहीं पे क्लोजिंग होती है। आप 1 मिनट के अंदर जो भी बतिया